नमस्कार दोस्तों, आज हम गॉस एलिमिनेशन मेथड का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें तीन इक्वेशंस है एंड इसका सॉल्यूशन निकालना है। मतलब हमको एक ऐसा एक्स वाई जेड निकालना है जो इस तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ये सॉल्व करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि गॉस एलिमिनेशन मेथड का इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों गॉस एलिमिनेशन मेथड सिलेबस में क्यों दिया गया है और क्यों पढ़ना है, जरूरी है इसको। तो होता क्या है कि ऐसे कई सारी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं जिसको सॉल्व करते टाइम, मैथमेटिकली सॉल्व करते टाइम हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का किस टाइप का होता है? ax इक्वल टू बी टाइप का। और यहाँ पर जो मैट्रिक्स होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए, इसका साइज जो है बहुत बड़ा होता है क्योंकि इंडस्ट्रियल डाटा जो होता है वो ह्यूज इन नंबर्स होता है। उसके कारण ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसका जो साइज है, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, वो बहुत बड़ा होता है। तो बड़ा होने के कारण हम इसको डायरेक्ट तो इन्वर्स नहीं निकाल सकते क्योंकि बहुत बड़ा है। मान लेते हैं कि 10⁶ ऑर्डर का है, 10⁶ इंटू 10⁶ ये है मैट्रिक्स का साइज। इस साइज के मैट्रिक्स को ह्यूमन ये तो पॉसिबल नहीं है इसका इन्वर्स निकालना। क्या करेंगे? कंप्यूटर का हेल्प लेंगे। और कंप्यूटर भी क्या करेगा? जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा वो एरर देगा। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फ्लॉप काउंट्स जो है यानी नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो है वो काफी बढ़ जाएगा। इसलिए हमको एक ऐसा एल्गोरिदम का जरूरत है जिसके थ्रू हम ए का इन्वर्स निकाल सके। मतलब कहने का मतलब कि एक्स का जो वैल्यू है वो ए इन्वर्स बी होगा, ये वैल्यू निकाल सके। एक ऐसा एल्गोरिदम का जरूरत है। इस तरह के बहुत सारे एल्गोरिदम है, उनमें से एक है गॉस एलिमिनेशन मेथड और इसीलिए इसको पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल गॉस जॉर्डन से कंपेयर करें या डायरेक्ट इन्वर्स निकाले किसी भी n क्रॉस n मैट्रिक्स का, तो उसमें जो फ्लॉप काउंट होता है यानी नंबर ऑफ ऑपरेशन, सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो होता है वो काफी बड़ा होता है कंपेरेटिवली टू दिस मेथड। इसलिए चूंकि नंबर ऑफ ऑपरेशंस कम होगा तो क्या होगा? कंप्यूटर जो है एरर कम देगा। जो एरर होता है वो कम हो जाता है। इसके कारण से ये मेथड हम लोग पढ़ते हैं। चूंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन में जब हम लोग को सॉल्व करना है तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा तो दे नहीं सकता इस तरह से कि सॉल्व करो 1000 × 1000 सिस्टम ऑफ साइज है ए का, इस तरह से नहीं दे सकता। तो क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आता है वो छोटा ही आता है, 3×3, 2×2, 4×4 मैक्सिमम, इस तरह से आता है, बहुत बड़ा नहीं आता है। ये क्वेश्चन दिया गया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इक्वेशन है और यहाँ पर हमको एक ऐसा एक्स वाई जेड निकालना है जो तीनों को सेटिस्फाई करे। सबसे पहले इसमें इसको क्या करेंगे? इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म है, ये इसी टाइप का है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, इस टाइप का है, जहां बी जो है वेक्टर है, एक्स वेक्टर है और ए जो है मैट्रिक्स है 3×3 का। एक्स और बी 3×1 वेक्टर है। इसमें करते क्या है? बेसिकली इसका आइडिया ये है कि इस मैट्रिक्स को, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ऑगमेंटेड लिखते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख सकते हैं। देन इसका इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर हम बना देते हैं। अपर ट्रायंगुलर भी बना सकते हैं, लोअर ट्रायंगुलर भी बना सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर बना रहे हैं। अपर ट्रायंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो सिस्टम है ये एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसको क्या करना पड़ेगा अपर ट्रायंगुलर बनाने के लिए? ये जीरो एंड ये जीरो, ये तीनों जो ब्लॉक में टर्म्स लिखा गया है यहाँ पर जीरो लाना पड़ेगा। कैसे? रो ऑपरेशंस करके। यहाँ पर जब रो ऑपरेशंस करेंगे तो इसका भी डाटा तो चेंज होगा एंड सिमिलरली यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है बी वेक्टर, ये भी चेंज होगा। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। ये राइट हैंड साइड जो भी डाटा दिया गया 142, 30 एंड -5, इसको राइट हैंड साइड लिख लिए वेक्टर बी, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिए और इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इस इक्वेशन का कितना होगा? तो ये है ए बी, इस मैट्रिक्स को इस तरह से लिख लिए। और अब रो ऑपरेशंस लगा के हमको क्या करना है? हमको समहाउ यहाँ पर और यहाँ पर इस दोनों प्लेस पर जीरो लाना है। जीरो लाने से होगा क्या? जीरो लाने से ये होगा कि जो नया सिस्टम बनेगा इक्वेशन वो काफी इजियर फॉर्म में होगा। वहां से बैक सब्स्टिट्यूशन यूज करके हम आसानी से जेड का एंड देन वाई का एंड देन एक्स का वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम जीरो करना चाहते हैं इसको रॉ ऑपरेशन से। और चूंकि रॉ ऑपरेशन लगाएंगे तो उससे जो सॉल्यूशंस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आइडिया ये है। तो सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिए। चूंकि यहाँ पर जीरो करना है, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों प्लेस पे जीरो करना है, तो क्या करेंगे? रो 2 सेकेंड रो को -1/5 ऑफ रो 1 कर देंगे।
1/5 और 1 होगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड प्लेस पर क्या करेंगे, यहाँ 0 लाना है तो R3 इक्वल टू R3 को रिप्लेस करेंगे R3 माइनस 2/5 R1। 2/5 ऑफ R1 के जब 5 रखेंगे तो ऑटोमेटिक R2 माइनस 2/5 इंटू 5 ये जो है ये 0 हो जाएगा। तो ये दोनों प्लेस पर 0 हो गया। अब इसी के रिस्पेक्ट में बाकी सब रो का सारे एंट्रीज चेंज हो गए, तो रो 2 एंड रो 3 दोनों का सारा एंट्रीज इसी के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि -3 यहाँ पर क्या है, रो 2 में -3 माइनस 1/5 इंटू रो 1 का एंट्री करस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सा है, इसके -3 के करस्पॉन्डिंग एंट्री रो 1 में -1 है, -1 रख देंगे और यहाँ से आएगा -3 प्लस 1/5 और ये कैलकुलेट करेंगे तो -15 प्लस 1 यानी -14/5 ये आ जाएगा। तो ये यहाँ पर रख दिए। सिमिलरली यहाँ पर भी यही करेंगे और यहाँ पर भी यही करेंगे, तो हमारा जो सेकेंड रो होगा वो ये चेंज होके हो जाएगा। यही काम करेंगे थर्ड रो के लिए। रो 3 जब करेंगे तो रो 3 के करस्पॉन्डिंग मतलब R3 में ये जो एलिमेंट है इसके जगह पर क्या होगा, तो यहाँ पर रिप्लेस करना किससे, -R3 के जगह R3 क्या होगा, अब जो R3 होगा वो -1 -2/5 इंटू इसके करस्पॉन्डिंग जो R1 का एंट्री है यानी -1, फिर इसको कैलकुलेट कर देंगे तो -1 प्लस 2/5 यानी -5 प्लस 2/5 यानी -3/5 यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला एंट्रीज भी उसी तरह से कर लेंगे, ये दोनों भी एंट्रीज इसी तरह से कर लेंगे। तो क्या हुआ, इस दोनों प्लेस पर 0 0 आ गया। हमारा एम क्या था, हम चाहते हैं कि एक जगह और 0 आए ताकि ये अपर ट्रायंगुलर में बन जाए। अपर ट्रायंगुलर मतलब इस तरह का शेप में बन जाए। यहाँ पर नॉन जीरो एंट्रीज रहे तो रहे, लेकिन ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर 0 एंट्रीज ही रहना चाहिए, सारा 0 एंट्रीज। तो इस केस में यहाँ दो जगह 0 आ गया ऑलरेडी, हमको इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R3 को रिप्लेस मतलब रो 3 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। रो 3 क्या होगा, R3 माइनस 3/14 ऑफ रो 2। रो 2 इसके करस्पॉन्डिंग जो एंट्री है ये है, तो इसके कारण ही 3/14 लिया गया है। यहाँ से देख सकते हैं कि अगर -3/5 करें, ये -3/5 R3 माइनस 3/14 ऑफ R2 क्या है -14/5, 14 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और 3/5 और -3/5 कैंसिल आउट 0 हो जाएगा। और सिमिलरली फिर ये एंट्री भी निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे इसी हिसाब से। रो 3 के सारे एंट्रीज चेंज होंगे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा पहला वाला एंट्री पर, क्योंकि यहाँ भी 0 है तो 0 - 0 0 ही होगा। तो ये दोनों ऑपरेशंस करने के बाद फाइनली जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आ गया। तो इस सिस्टम को हम रीराइट लिख सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं। इसको रीराइट करेंगे तो फिर क्या होगा, इसको ये हो गया मेरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये हो गया मेरा वेक्टर v, ये x है जो xyz जो वेक्टर निकालना है। अब इसको निकालना बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि दिख रहा है बैक सब्स्टिट्यूशन अगर यूज करें तो दिख रहा है कि क्या होगा, z का वैल्यू क्या होगा, z का वैल्यू दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब ये इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा z का वैल्यू निकल जाएगा। बिल्कुल वही किए है यहाँ पर। z निकालने के लिए यहाँ पर -3/7 और इसको डिवाइड कर दिया किससे, -29/14 से। तो यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेसिकली, तो ये आएगा 23.7931। एंड देन इसका यूज करके हम सेकेंड वाला इक्वेशन क्या आएगा, तो सेकेंड वाला इक्वेशन ये आएगा -14/5y -3/5z इक्वल टू क्या होगा -292/5। और यहाँ पर ऑलरेडी z का वैल्यू निकाल चुके हैं तो यहाँ पर y का वैल्यू निकाल सकते हैं। z का वैल्यू यूज कर लेंगे 23.7931 एंड देन इसके हेल्प से हम y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू आया कितना 15.7586। x आ गया z आ गया y आ गया, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन कितना होगा 5x - y - 2z इक्वल टू 142। इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है, यहाँ पर y और z का वैल्यू निकल गया, तो x का वैल्यू यहाँ से पुट करके यहाँ पर y का वैल्यू रख दिए, यहाँ पर z का वैल्यू रख दिए एंड देन इसको कैलकुलेट कर लिए, तो ये इतना आ गया। तो एक बहुत इजी मेथड है, बट यहाँ पर समझना जरूरी है कि अपर कई बार बुक्स में लोअर ट्रायंगुलर कर देता है, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर दोनों कर सकते हैं।
अगर अपर ट्रायंगुलर करते हैं जैसे यहाँ पर किए हैं, क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे, पहले z निकालेंगे, फिर y निकालेंगे, फिर x निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर किए हैं। लेकिन यही चीज मान लेते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर बना दिए, तो क्या करेंगे, तो हमको फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, मतलब x पहले निकलेगा, फिर y निकलेगा एंड फिर z निकलेगा। इसको तो अपर ट्रायंगुलर करें या लोअर ट्रायंगुलर करें, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस में फर्क पड़ेगा और ना ही सॉल्यूशंस पर कोई फर्क पड़ेगा। ये था गॉस एलिमिनेशन मेथड, जो हम आज जाने कि क्यों पढ़ते हैं इसको और इसको कैसे सॉल्व करते हैं और क्यों ऐसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली गॉस जॉर्डन में क्या करते हैं, हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेते हैं, ये रहा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और वहां पर ये भी जीरो करते हैं, ये भी जीरो करते हैं, ये भी जीरो करते हैं और ये भी जीरो करते हैं, मतलब इसको डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा। उसके मुकाबले यहाँ पर क्या हुआ, फायदा हुआ ये कि हमको ये तीनों टर्म, इनफैक्ट ये चारों टर्म को जीरो नहीं करना पड़ा। तो ये था क्वेश्चन जो गॉस एलिमिनेशन मेथड का था। एक दूसरे प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।